हेलो बच्चों, क्या चल रहा है। आशा करता हूँ सभी लोग घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में साइंस की बात करते हैं आज हम। तो साइंस में चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने अभी तक 3 पार्ट में वीडियो देखे हैं, जिसमें हमने लास्ट जो पार्ट था उसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, मैंने आपको बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 5 प्रकार की थी, जिनमें सबसे पहले नंबर 1 पे आती है संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद वियोजन या अपघटन, जिसको हमने बताया था वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, और चौथे नंबर पे आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और अंतिम है उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, तो 3 क्रियाएं हमने पढ़ ली थी। विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी। हमने देखा था कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु या तत्व कम क्रियाशील धातु के विलयन से उसको विस्थापित कर रही थी। ठीक है, चलिए इसके आगे हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि नाम में लिखा है द्विविस्थापन, विस्थापन में एक चीज विस्थापित हो रही थी, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 चीजें विस्थापित होंगी। ठीक है, वो कैसे होंगी, देखिए इसमें क्या होगा। जो हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनके बीच में, अभिकारक मतलब जो क्रिया में भाग ले रहे हैं, उनके बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन समझते हैं, धन आयन और ऋण आयन। ठीक है, तो उनका क्या होगा, आदान प्रदान होगा, यानी कि 2 आयन इधर से उधर दूसरे जो भी तत्व हैं उनके साथ जुड़कर नए तत्व का निर्माण करेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में इसको हम ले लेते हैं कि मान लीजिए सोडियम सल्फेट आपकी बुक में दिया हुआ है। सोडियम सल्फेट का सूत्र N2SO4 की क्रिया हम करा रहे हैं बेरियम क्लोराइड के साथ। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2। यहाँ देखिए एक अभिकारक है सोडियम सल्फेट, दूसरा अभिकारक है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, गिव्स आउट, आपस में क्रिया कर रहे हैं, और बनने वाला पदार्थ बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको हम शुद्ध करेंगे तो यहाँ पर 2 लिखना होगा हमको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उत्पाद, 2 उत्पाद बन रहे हैं, दोनों नए उत्पाद बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बोला था आपसे कि इनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, आयनों का आदान प्रदान होगा। तो आयन कौन से हैं, ये सोडियम आयन है, ये पॉजिटिव आयन होता है। ये सल्फेट है, इस पर ऋण आयन होता है। ये आपका बेरियम है, इस पे पॉजिटिव होता है, और क्लोराइड पे, क्लोरीन पे माइनस होता है। ठीक है, तो आप देखो सोडियम चला गया है Cl के साथ, देख रहे हैं ना, उत्पाद की तरफ सोडियम जा रहा है इस दूसरे वाले अभिकारक के क्लोराइड के साथ, और ये वाला जो सल्फेट है, पहले अभिकारक का सल्फेट है, वो दूसरे अभिकारक के बेरियम के साथ जुड़ रहा है, यहाँ पर BaSO4 बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो जब इस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ लिया। इसमें क्या होगा, इस अभिक्रिया में अवक्षेपों का निर्माण होता है। जो ये पदार्थ बन रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं, अवक्षेप बन रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें अवक्षेप बनते हैं। 2 प्रकार के अवक्षेप इसमें बन रहे हैं। ठीक है, पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ हुई, बना क्या, बेरियम सल्फेट। इस बेरियम क्लोराइड का धन आयन सोडियम सल्फेट के ऋण आयन से जुड़ गया, तो बेरियम सल्फेट बनाया,
और 2NaCl यानी कि खाने का नमक बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ भी आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि द्विविस्थापन क्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया इसलिए कहते हैं कि दो प्रकार के अवक्षेप बनते हैं। ठीक है। अब हमारी 5वें नंबर की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में आती है, उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं अपचयन। देखिए इसमें क्या है, दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, समझ लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और दोनों अभिक्रियाएं उपचयन अपचयन के एकदम उलट हैं, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। होता क्या है इसमें, देखिए उपचयन का मतलब होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, आपने देखा होगा आपके बुक में क्रियाकलाप 1.11 दिया हुआ है, जिसमें चाइना डिश में अगर 1 ग्राम कॉपर चूर्ण को लें और उसे गर्म करें तो क्या होगा। कॉपर चूर्ण को हम गर्म करते हैं, या कॉपर का कोई वायर है उसको आप गर्म करो तो क्या होता है, गर्म करेंगे, कहाँ गर्म करेंगे, वायु की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं। और जब इसको गर्म करेंगे तो वो कॉपर का वायर या कॉपर का चूर्ण काला हो जाता है। ये काला क्यों हो गया, जला तो है नहीं लेकिन काला हो गया। ये काला हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई और वो बन गया कॉपर ऑक्साइड। जब भी हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, जिसकी वजह से उसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है। ठीक है ना। दोबारा अगर हम इस कॉपर ऑक्साइड Cu के ऊपर क्या करें, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें तो क्या होगा, हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड से क्रिया करके ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करके पानी के रूप में अलग हो जाएगी और शुद्ध कॉपर हमको प्राप्त हो जाएगा। कैसे, एक रिएक्शन लिखता हूँ, कॉपर है 2Cu प्लस O2। कॉपर को हमने वायु की उपस्थिति में गर्म किया, क्या बन गया हमारा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड बन गया, कैसे कलर का है, काले कलर का, काला पदार्थ हो गया। ठीक है। अब हम इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हमने करा दी हाइड्रोजन के साथ, गर्म किया, क्या होगा, शुद्ध कॉपर हमको प्राप्त हो जाएगा और पानी यहाँ से अलग हो जाएगा। तो शुद्ध कॉपर कैसा होगा, भूरे रंग का। ठीक है। तो यहाँ से काला रंग अपने आप ही हट जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब किसी पदार्थ में या जब किसी अभिक्रिया में, किसी पदार्थ में जब कोई क्रिया हो रही हो और उस पदार्थ में, जो क्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है, उस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उपचयन हो गया। यानी कि Cu का यहाँ पर क्या हो गया, उपचयन हो गया। क्यों उपचयन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गई। देखिए दो चीजें नोट करनी है आपको। नोट नंबर 1, यदि ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का ह्रास मतलब कमी हो, तो क्या बनेगा, तो होगा हमारा उपचयन। क्या होगा, उपचयन। ठीक है। ठीक, इसका उल्टा कीजिए। अपचयन में क्या होगा, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़े, हाइड्रोजन क्या हो, जुड़े, एवं या फिर ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलेंगे कि उसमें अपचयन हुआ। ठीक है ना। उपचयन ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन की कमी हो, अपचयन हाइड्रोजन जुड़े या फिर ऑक्सीजन की कमी हो। यहाँ पर देखिए अपचयन हो रहा है, CuO में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है।
यहाँ पर अपचयन हुआ, यहाँ पर उपचयन हुआ। तो इस अभिक्रिया में हुआ है कॉपर का उपचयन। क्यों हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गई। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ? कम हो गया। CuO था, कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए इस अभिक्रिया में कॉपर का हुआ है अपचयन। यहाँ पर लिख देते हैं अपचयन। ठीक है, तो उपचयन आप लोग समझ गए कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े या ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन की कमी हो, दोनों चीजें हो सकती हैं, ऑक्सीजन जुड़ भी सकती है या हाइड्रोजन कम हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि उस अभिक्रिया में उपचयन हुआ है। इसके साथ साथ यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन की कमी हो या ऑक्सीजन का ह्रास हो, तो उस प्रकार के क्रिया को हम अपचयन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक चीज और, किसी अभिक्रियाओं में क्या होगा, यहाँ तो अलग अलग अभिक्रियाओं में अलग अलग काम हो रहा है, एक में उपचयन हो रहा है और एक में अपचयन हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि दोनों चीजें एक ही अभिक्रिया में होंगी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ हों, एक साथ हों। ठीक है ना, ये अपचयन है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है हमारा, आपकी किताब में दिया है, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, तो इसको हम गर्म करेंगे। दो चीजें अभी हमने लिखी हैं, Cu+H2O। इस अभिक्रिया में क्या हुआ है? दोनों चीजें हो रही हैं। क्या हो रही हैं? सबसे पहले यहाँ देखिए, H2 यहाँ पर क्या हुआ, H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, और जब ऑक्सीजन जुड़ गई तो क्या हो गया? उपचयन। मैंने बताया ऑक्सीजन जुड़े, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो क्या हुआ? उपचयन हो गया। और जब ऑक्सीजन की कमी हो तो क्या बताया था? यहाँ पर CO था, यहाँ Cu बचा है, तो क्या बताया था? अपचयन। तो ये दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, एक अभिक्रिया में दोनों चीजें हो रही हैं। तो इस प्रकार से होने वाली क्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसको याद कर लें। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब उपचयन अपचयन दोनों एक साथ हो। और अगर किसी अभिक्रिया में केवल उपचयन हो रहा है तो आप समझ जाएं कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और अगर किसी अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है तो आप जान जाएं कि उस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही है या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, किताब में आप देख सकते हैं, काफी उदाहरण और दिए हुए हैं। अब उपचयन के हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव हैं? दो मुख्यतः प्रभाव हैं, ये पूछे जाते हैं बोर्ड में कि उपचयन अभिक्रियाएं, उपचयन अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन में प्रभाव, अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन में प्रभाव। हमारे रोजमर्रा की जो दैनिक जीवन जिसको हम कहते हैं उसमें उपचयन होता है। तो दो प्रकार से इसमें हम चीजें देख रहे हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा संचारण। क्या होता है संचारण? सभी को मालूम होना चाहिए। आपने देखा होगा कि लोहे की जो नई वस्तुएं होती हैं कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात कैसी हो जाती हैं? वो भूरे रंग की पर उस पर परत चढ़ जाती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा? हम बोल देंगे लोहे के ऊपर जंग लग गई है। कुछ और भी धातुएं हैं, जैसे कि आप चांदी ले लें। चांदी कैसी हो जाती है? कुछ दिनों के बाद काली हो जाती है। तांबे के बर्तन आपके यहाँ होंगे तो उसके ऊपर एक हरे कलर की परत चढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? नमी या वायु में उपस्थिति के कारण। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कि इसमें संचारण हो गया है या यह धातु संचारित हो गई है, और इस प्रक्रिया को हम संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत और लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत का चढ़ना क्या कहलाएगा? संचारण कहलाएगा। ठीक है, तो इसको बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपने देखा होगा लोहे के आपके घरों में जो भी
सामान होते हैं या जो फर्नीचर होता है, टेबल कुर्सी जो होते हैं, तो अगर उन्हें हमें बचाना है संक्षारण से तो क्या करेंगे, हम उनके ऊपर पेंट्स करेंगे। जो लोहे के पुल होते हैं उनमें आपने देखा होगा पेंट्स किया जाता है, आपके घरों में भी पेंट्स किया जाता है। या फिर क्या करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सी लोहे की धातुओं के ऊपर हम प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं, रबर पेंट कर देते हैं। कुछ औजार हैं उनको जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सभी चीज़ों से क्या होगा, संक्षारण से रोक सकते हैं। अगर संक्षारण से नहीं रोका जाएगा तो वह धातु कैसी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, धीरे धीरे परत उपटती जाएगी और क्षीण हो जाएगी, वो कमजोर हो जाएगी, टूट जाएगी। देखा होगा आपने आपके घरों में जहाँ बाथरूम या जहाँ पर पानी ज़्यादा गिरता है तो वो दरवाजे सबसे पहले खराब होते हैं, वहाँ पर संक्षारण होता रहता है, दरवाज़ा कमज़ोर होके क्या हो जाता है, छेद हो जाता है और टूट भी जाता है। ठीक है, तो एक तो आपकी दैनिक जीवन में संक्षारण आपने देखा। नंबर दूसरा, विकृत गंध्यता, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पर टिप्पणी लिखने को आती है। मैंने आपको समझा दिया है, इसके बारे में आप परिभाषा किताब की सहायता से लिखेंगे। ठीक है, विकृत गंधिता क्या है, ये विकृत गंधिता ये भी उपचयन की कारण होता है। उपचयन मतलब ऑक्सीजन के जुड़ने से। ठीक है, तो आपने देखा होगा वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं, तेलीय पदार्थ, वसायुक्त मतलब जो भी तेलीय पदार्थ हैं, इनको अगर आप लंबे समय तक रखें तो उसमें क्या होगा, एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। ठीक है ना, और उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा आपकी जो नमकीन घर में बनाई जाती है त्योहारों पर, गुजिया या फिर और भी खाने पीने की चीज़ें, तो वो ज़्यादा समय तक आप नहीं उनको चला सकते हैं। अगर ज़्यादा समय तक आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसमें स्मेल आने लगती है। तो आप क्या करते हैं, बंद कंटेनर में उसको रखते हैं। स्मेल आने का कारण क्या है कि उसमें उपचयन हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है ना, उपचयन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और अपचयन को रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जितने भी वसायुक्त पदार्थ हैं उनको हम लंबे समय तक नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उपचयन हो जाएगा और क्या होगा, ऑक्सीजन की वजह से उसमें स्मेल गंदी सी आने लगती है। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल जो मार्केट में चिप्स बिकता है उसमें तो स्मेल नहीं आती है, वो तो बहुत पुराने पैकिंग होती है। तो उसका कारण क्या है कि चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस यूज की जाती है। जो वेफर के आप पैकेट देखते हैं फूले फूले, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों भरी गई, नाइट्रोजन इसलिए भरी गई क्योंकि वह कम सक्रिय गैस है और वो आपका जो भी खाने की चीज़ है उस पर क्रिया नहीं करेगी और उसमें ऑक्सीजन को भी नहीं प्रवेश होने देगी, जिसकी वजह से उसका उपचयन नहीं होगा और विकृत गंध्यता नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपको खुद से इसके नोट्स लिखते हैं, किताब में दिया हुआ है, मैंने आपको समझा दिया है संक्षारण क्या है और विकृत गंध्यता। ठीक है, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, इस पे 2 नंबर का सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म हो गया है। अब आपको करना क्या है, होमवर्क में इस चैप्टर में मैंने आपको 6 और 7 के सवाल पहले से दिए थे। अब आपको क्या करना है कि ये पूरे चैप्टर का अभ्यास आपको एक साइंस का जो चौपड़ा आपने बनाया है उसमें ये पूरा करना है। ठीक है, सभी लिखिए जैसे उसमें दिया हुआ है उसी प्रकार से इसको पूरा हल करके आपको पूरा अभ्यास करना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपके टेस्ट चालू होंगे। इस मंथ आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 15, ये 2 चैप्टर हैं, इनमें से आ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 तो पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगा वो चैप्टर नंबर 15। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 15 रहेगा वो आपका कुछ ज़्यादा उसमें नहीं है, आप लोग पर्यावरण के बारे में दिया हुआ है, हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो 2 ही पार्ट में वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका होमवर्क कीजिए, अभ्यास कीजिए। ठीक है, और आपको जल्द ही 1 आध दिन में मैं चैप्टर नंबर 15 के दोनों वीडियो देता हूँ। ओके, ठीक है, टेक केयर।